हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। जो भी स्टूडेंट डीयू के स्टूडेंट्स हैं और उनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर हो चुका है तो ये डिस्कशन करेंगे हम लोग आज। और 90 मार्क्स का पेपर था, हर एक चीज़ इसके बारे में डिस्कस होने वाली है और मैं इस पूरे पेपर में हर एक चीज़ डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग जो भी कर आए हैं पेपर में, प्रैक्टिकल किया आपने, थ्योरी किया, तो कितना अगर कर आए हैं, कैसे कर आए हैं, तो आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी वीडियो के अंदर रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, क्योंकि बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है अगर आप स्किप कर दोगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत भरी बात हो सकती है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप लोगों के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वन शॉट था, मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ करवा दिया गया था। तो ये उन स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, या फिर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि उनको एक रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम 10 ईयर वगैरह देखते हैं, जो हमने एनालाइज किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, वो यही कहता है कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी डाल देते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में नहीं होते हैं, बट वो 10 ईयर में आते हैं तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। बट ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है जो स्टूडेंट मुझे भेजते हैं, जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल ही क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है और मैं एक चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि बीकॉम का था ये, मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 थे। इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं जो आने वाले समय में दिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले पेपर 90 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नहीं होता था। अभी ये जो न्यू पैटर्न आया है हमारी एनईपी के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग है जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी यही क्वेश्चन पेपर देखकर ही मदद मिलने वाली है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स के नहीं थे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कैंडिडेट के लिए? राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना था, ये तो बता दिया गया था। उसके बाद आता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। प्लीज अटेम्प्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड। आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर आप अलाउड नहीं है। और जो 6 पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सारे बच्चों का डाउट होता है, आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। अगर आपने हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया है तो आप हिंदी में ही सारा पेपर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन 2 आपने इंग्लिश में कर दिया और 2 हिंदी में, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपका मीडियम सेम होना चाहिए, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें ए पार्ट दिया गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, यानी आपको 3 दिए गए थे। मार्किंग स्कीम जो साइड में दे रखी होती है उसको भी ध्यान में रख के ही हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से कोई 2 लिखने थे, जिसमें सबसे पहला था सोर्सेज फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर के बारे में, या फिर बायबैक के बारे में, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कोई 2 करने थे आप लोगों को। अगर आपने दोनों किए हैं और मतलब आपने 4 to 5 लाइंस भी अगर लिखी हैं या फिर 3 पॉइंट्स भी लिखे हैं तो आप, और बिल्कुल करेक्ट पॉइंट लिखे हैं, तो आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बट इसमें से कोई 3 नहीं करने थे। अगर आप 3 भी करोगे तो भी तो आपको यहाँ पे कोई 9 नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो यानी कि आपको 2 ही करने थे, टाइम को बचाते हुए जितना बोला गया था। उसके बाद बी पार्ट था आपका क्वेश्चन का, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग एंड में आए तो यहाँ पर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था और वर्किंग नोट बिल्कुल क्लियरली दिखानी थी, जिसमें आप लोगों को शेयर से रिलेटेड प्रोराटा वाला क्वेश्चन था। जो भी बच्चों ने क्लास 12th के अंदर प्रोराटा बहुत अच्छे से कर रखा था और अभी भी प्रैक्टिस की थी 10 ईयर वगैरह से, तो मैं मान के चलती हूँ कि उनका ये क्वेश्चन ईजिली हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बी पार्ट, और नहीं तो इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। जो कि सबसे पहला जो है रिडेम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 4+2 की मार्किंग के साथ है। तो जिन्होंने वो नहीं अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने ये वाला अटेम्प्ट किया होगा, और इसका जो बी पार्ट है वो 12 नंबर का है। ठीक है, जो कि DRR और DRI जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया, 12 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है एंट्रीज उनकी सही होंगी, या फिर आधा किसी ने आधा वगैरह भी अटेम्प्ट किया है, या आधी एंट्रीज आती थी, टोटलिंग नहीं हो पाई, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, जितनी भी एंट्रीज आपने ठीक की होंगी उसके अकॉर्डिंग।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, हाउ द अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज डिफरेंट फ्रॉम अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। मतलब अगर आपने डिफरेंस भी पढ़ रखा होगा ना तो भी आप इसको बना करके लिख सकते हैं। और 6 नंबर में आपने अगर 6 पॉइंट्स भी लिखे हैं ना, या फिर अगर आपने एक पेज भी लिखा है तो मान के चलो 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अगर आपने पैराग्राफ में लिखा है, अगर पॉइंट्स में लिखा है तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल सही होंगे, तो 6 नंबर तो कहीं नहीं गए, कोई काट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने पॉइंट में पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जो कि यहाँ पे पूरी की पूरी गिवन है। उसके बाद मैं यहाँ दिखाती हूँ कि क्या पूछा जा रहा है। तो कैलकुलेट करना था, तो हमें यहाँ पे पीसी कैलकुलेट करना था, यानी परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को सिखाया था क्वेश्चंस के अंदर। और जर्नल एंट्री आप लोगों को करनी थी जो कि 12 नंबर का टोटल था, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाना था। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपकी इसमें एंट्रीज काफ़ी हद तक सही होंगी, अगर आपने कुछ अकाउंट बनाए हैं बट आप श्योर नहीं हैं तो भी आपको 6 से 8 नंबर मिल जाएंगे। बट जिनका बिल्कुल सही है एंट्रीज लेकिन टोटल नहीं हुआ तो वो 1 नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पूरे नंबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में भी जर्नल एंट्री था और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना था जो कि 12 नंबर का था। अगर आपको वो नहीं आता था, अगर आप वो नहीं करा आपने, तो आप नीचे वाला ऑप्शनल में क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको 3 मेथड्स बताने थे। राइट, यहाँ देखो, राइट आ नोट ऑन एनी 3 मैथड यूज टू गिव शेप टू द स्कीम ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये 6 नंबर का था, ठीक है, ये थ्योरी का था। उसके बाद नीचे बैलेंस शीट का था। बैलेंस शीट आपको यहाँ पर गिवन है जिसके अंदर आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी जिसमें आपको P&L अकाउंट बनाना था। क्या बनाना था? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो 18 नंबर का था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट 18 नंबर की थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ये चैप्टर इतना सिंपल था क्योंकि आप लोग क्लास 12 से इसका बेस सीख कर आए थे और मैंने इसका 1 शॉट भी अलग से बनाया था। अगर आपने सारी एंट्रीज की हैं और आपकी अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है सो यू डोंट वरी, 1 नंबर आप हटा दीजिए। लेकिन अगर आप लोगों का काफ़ी एंट्रीज सही हैं, आप लोगों ने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन है जैसे रिजर्व हो गया, या फिर आपकी यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो आपने कैलकुलेट किया, प्लांट एंड मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया, फर्नीचर पे, मतलब सारी चीज़ें एक एक चीज़ सिंपल एंट्रीज थी, ज़्यादा कुछ हार्ड एंट्रीज नहीं थी इसके अंदर। वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो हो गया होगा, और 1 शॉट देखा होगा तो डेफिनेटली आपको निकालना आप आ ही गया होगा आप लोगों को, तो इतना तो आप आता ही होगा। तो आप 1-2 नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 16 नंबर तो आपके यहाँ से, अगर मैं 2 नंबर भी आप लोगों के डिडक्ट करती हूँ ना टोटलिंग के, तो भी आपके 16 नंबर कहीं नहीं गए, और थ्योरी के पहले आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपने ये नहीं किया तो नीचे फिर ऑप्शन मिला आप लोगों को कैश फ्लो का, ठीक है। देखो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब रिस्क नहीं लेना होता, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम कैश फ्लो नहीं आ रहा है, बट देखो कैश फ्लो आया है, ठीक है, और ऑप्शनल में आया, भले ही आया तो है ना। तो 3 एडवांटेजेस लिखने थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। AS3 के बारे में आपको यहाँ बताना था, डिफरेंस बताना था, और AS7 के बारे में। तो 6 नंबर का था ये, 3-3 नंबर का मान लीजिए। तो अगर आपने सारे पॉइंट 3-3 लिखे हैं तो 6 नंबर यहाँ से पूरे हासिल हो जाएंगे आप लोगों को। और बी जो पार्ट है उसमें बैलेंस शीट आपको गिवन है, ये पूरी बैलेंस शीट है, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना क्या था, हाँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी थी। यहाँ पर भी ये 12 नंबर का था क्योंकि जिस पे थ्योरी आ जा रही है वो आपका 6 नंबर का है और प्रैक्टिकल आपका 12 का है, लेकिन जिसके साथ ऑप्शनल में थ्योरी नहीं है वो टोटल 18 का है। तो वो बड़ा स्कोरिंग था जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले जब इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, 1 शॉट बनाया था, तो एक ही बात कही थी कि P&L और बैलेंस शीट बहुत सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, कर लेना नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आता है मतलब जिन्होंने कैश फ्लो किया है और उनकी कुछ एंट्रीज काफ़ी हद तक अगर सही हैं तो भी वो मान सकते हैं कि उनके 10 नंबर या 9-10 नंबर आराम से आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 मेथड्स बताएं। देखो कितना सिंपल था, ये भी मैंने आप लोगों को जब मैंने इसका 1 शॉट बनाया था तो भी कराया था, तो 6 नंबर तो वहाँ से आ जाएंगे जिन्होंने कर लिया है। उसके बाद आता है 12 नंबर का। देखो ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी मैंने करवाया था आप लोगों को कि फेयर वैल्यू मेथड कैसे निकालते हैं, सब कुछ करवा दिया था। तो 12 नंबर में से अगर आपने फॉर्मूलेज भी लिखे हैं और अगर आपका आंसर सही नहीं भी आया और तीनों कैलकुलेट करें हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों के 8 से 9 नंबर आराम से आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने ये नहीं किया तो नीचे ऑप्शनल में 6 नंबर का दिया गया है जिसमें 2 कोई अटैम्प्ट करने थे, इकोनॉमिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू एडेड या शेयर होल्डर वैल्यू एडेड आपको एक्सप्लेन करना था 6 नंबर का। उसके बाद आए तो 12 नंबर का यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप लोगों को गुडविल निकालना था। देखो गुडविल भी मैंने कहा था स्कोरिंग चैप्टर है,
तो जिसमें एज पर 5 ईयर परचेज हाउस SP निकालना था, एनओडी मेथड, कैपिटलाइजेशन, तीनों के तीनों करवाए थे। ये भी अगर आपने किए हैं, ये तो मैं मान के चलती हूँ कि इसमें से तो आपको 12 में से 12 आने ही चाहिए, और क्वेश्चन बहुत ईजी था, कोई टफ भी नहीं था ये, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर इनफैक्ट यहाँ पे वैल्यू तक गिवन है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन थी एनओडी की, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन था, कोई हार्ड पेपर नहीं था, बहुत इजी था। इजी ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ था उनके लिए इजी है, बट जिन्होंने प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी, उनको वहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आई होगी, तो हो सकता है कि उनको डिफिकल्ट लगा हो, बट कोई बात नहीं, अगली बार से टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी, एंड 5th क्वेश्चन जो है आप लोगों का, जिसके अंदर आपको डेट इक्विटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो और ये सब आपको कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर 5th में, ठीक है। और बी पार्ट में क्या है, देखो फिर से 12 नंबर का आया है। देखो जिन्होंने 6 नंबर का, जिनको फॉर्मूलेज याद थे, अच्छी बात है, जिनको नहीं याद थे वो स्किप कर देते, लेकिन फिर भी आपके पास फिर भी चॉइस थी आराम से नीचे यहाँ पर, जिनके पास, जिन्होंने रेशो वाला चैप्टर नहीं किया था, उनके पास ये चॉइस तो थी कि वो इसमें से कोई शॉर्ट नोट में 3 कर सकें। तो ये भी मैंने करवा दिया था थ्योरी पूरा, और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करा दिया था, तो 12 नंबर तो वहाँ से भी ले सकते थे। और अगर आपने नीचे वाला किया होगा तो वो 18 नंबर का है ही, जिसमें से कोई 3 करने थे। यहाँ से भी अगर आपने एक एक पेज या 6-6 पॉइंट भी लिखे होंगे तो भी आराम से आप पास हो जाओगे, मतलब सब कुछ करवाया हुआ था। हो सकता है एक आध टॉपिक रह गया हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल में चीज़ें थी तो आप आराम से कर सकते थे, सारा पेपर हो सकता था, ठीक है। बट आपने जितना कर दिया वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। पेपर छोड़ना नहीं था, ये तो मैं पहले से ही बोल रही थी, मैंने सारा डिस्कशन किया आप लोगों के साथ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ए से लेकर जेड तक। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अपना चैनल है, खुद का चैनल है। अगर फिर भी कोई डाउट क्लियर ना हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव रहती हूँ, बट ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और अगर आप किसी और अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।